आज हम पढ़ेंगे जूलॉजी का जो पार्ट है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर सबसे बेस्ट टॉपिक है जो आपकी वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे हम आप। इसके बाद हमारा जो सबसे मेन जो सिस्टम है वो यही है। इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो सारे सिस्टम पढ़ेंगे। तो देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है। इट मीन्स इनडिफ्यूजिबल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है, उनको डिफ्यूजिबल सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा। इट मीन्स, तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए प्रोसेस इन विच conversion of solid indiffusible substances into simple or diffusible substances by मैकेनिकल और एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के द्वारा क्या किया जाता है, जो भी सॉलिड मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है उनको सिंपल फूड मटेरियल के अंदर क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। अब आता है कि जो हमारी जो पूरी डाइजेस्ट सिस्टम की जो कैविटी होती है, कैनाल होती है, वो पूरी की पूरी कैनाल होती है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। तो आज हम पूरा इसी के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअली डेवलप जो होती है वो ओरिजिन होता है इसका एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंडोडर्म से पूरी एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन होता है। और एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंडेड होती है। इट मीन्स अपन बोल सकते हैं माउथ टू एनस तक इसका पूरा एक्सटेंड होती है, यहाँ तक फैली हुई रहती है। इस पूरी को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे फर्स्ट ऑर्गन आएगा माउथ और बकोफेरेंजियल कैविटी। माउथ और बकोफेरेंजियल कैविटी। सेकंड आता है ईसोफेगस। थर्ड आता है स्टमक। फोर्थ इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ये 3 पार्ट्स किसके हो गए? स्मॉल इंटेस्टाइन के। फिफ्थ पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सिक्कम, कोलन एंड रेक्टम। सिक्कम, कोलन एंड रेक्टम। और लास्ट पार्ट होता है हमारा एनस। तो ये 6 पार्ट के अंदर एक्चुअली इसको मेनली डिवाइड किया गया है। माउथ एंड बकोफेरेंजियल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हो गए, सिक्कम, कोलन एंड रेक्टम। और लास्ट जो पार्ट है वो है एनस। अब हम शुरुआत से बात करते हैं माउथ के बारे में। माउथ जो होता है हमारा वो एक अपेचर होता है, ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपेचर होता है। उसको वो कहाँ पर खुलता है? ओरल कैविटी के अंदर खुलता है। इट मीन्स बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर ओपन होता है। तो माउथ एक ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि कहाँ पर ओपन होता है? बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर। और जो माउथ होता है वो सराउंडेड किससे होता है? 2 लिप्स से सराउंडेड होता है, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स बोल सकते हैं। फिर माउथ किसके अंदर ओपन हो गया? बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर। तो देखिए बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर माउथ ओपन होने के बाद जो बकोफेरेंजियल कैविटी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड हो जाती है। फर्स्ट इज बकल वेस्टिब्यूल, and second is oral cavity.
बकल वेस्टिब्यूल एंड ओरल कैविटी। बकल वेस्टिब्यूल जो होता है स्पेस बिटवीन गम्स एंड चिक्स, गम्स एंड चिक्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या कहलाता है, बकल वेस्टिब्यूल। और बकल वेस्टिब्यूल में क्या होता है, फूड जो होता है वो कुछ टाइम के लिए क्या रहता है, स्टोर रहता है, टेम्परेली स्टोर कर सकते हैं हम बकल वेस्टिब्यूल के अंदर। फिर बकल ओरल कैविटी जो होती है, ओरल कैविटी सराउंडेड होती है हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, जो बीच के अंदर हमारे जो लोअर जा और अपर जा से सराउंडेड होती है। इट मीन्स ओरल कैविटी में लिख सकते हैं अपन सराउंडेड बाई अपर एंड लोअर जा, सराउंडेड बाई अपर एंड लोअर जा। हमारा अपर जा जिसको ऊपरी जबड़ा बोलते हैं, नीचे वाला जबड़ा, अपर जा एंड लोअर जा, इन दोनों सराउंडेड होती है ओरल कैविटी। और आपको पता है कि जो हमारा अपर जा है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, और लोअर जा रहता है वो मूवेबल होता है। और इसके बाद इसका जो रूफ ऑफ ओरल कैविटी बोल सकते हैं, रूफ ऑफ ओरल कैविटी के ऊपर होता है पैलेट। तो पैलेट दो तरह के होते हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। तो इसके बाद हम पैलेट की बात करें, हिंदी में बोलते हैं इसको तालू। पैलेट जो होता है इसके दो टाइप होते हैं, एक अपर सरफेस वेंट्रल साइड के अंदर होता है, इसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट, और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। और हार्ड पैलेट की जो रूप होती है ऊपर, उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह के कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उन प्रोजेक्शंस को बोलते हैं हम पैलेटाइन रगी। क्या बोला जाता है, पैलेटाइन रगी। और पैलेटाइन रगी क्या करता है, जो फूड पार्टिकल्स फूड हम मुंह में लेते हैं उसको मुंह से बाहर, माउथ से बाहर नहीं आने देता, उसको ओरल कैविटी में रोके रखना, ये काम होता है पैलेटाइन रगी का। और सॉफ्ट पैलेट जो होता है, सॉफ्ट पैलेट नीचे वाला पार्ट होता है, और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो आगे की तरफ थोड़ा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह निकला रहता है, उसको, उस पार्ट को हम बोलते हैं यूवुला और विलम पैलेटाई, विलम पैलेट। हमारे माउथ के अंदर देखो, जब माउथ को ओपन करके देखते हैं तो आपको आगे की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटा सा अंगुली से स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं यूवुला और विलम पैलेटाई, यूवुला एंड विलम। अब माउथ के अंदर पैलेट हो गया, उसके अलावा हमारा बकोब्रेंजियल कैविटी में ओरल कैविटी हो गई। अब आता है उसके अलावा माउथ के अंदर जो होता है टंग होती है। टंग क्या करती है, जो एक तो हमारे को टेस्ट का पता करती है, दूसरा हमारा जो माउथ के अंदर जो फूड होता है उस फूड को रोटेट करने का फंक्शन भी किसका होता है, टंग का। उसके अलावा फूड लेंगे तो फूड को कटिंग करने का काम होता है किसका, टीथ का। तो टीथ के बारे में पढ़ते हैं। टीथ जो होते हैं वो एक्टो मेसोडर्मल ओरिजिन होते हैं, एक्टो मेसोडर्मल ओरिजिन होते हैं, जो फूड को बाइटिंग करने का काम करते हैं। और हमारे एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। और टीथ का सबसे अपर कवरिंग होती है, इस कवरिंग को बोलते हैं इनेमल। एनिमल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है, इसलिए पूरे एनिमल किंगडम के अंदर एनिमल जो होता है वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, अब बात करें कि टीथ जो होते हैं वो हमारे अंदर 4 टाइप के टीथ होते हैं। फर्स्ट इज इंसाइजर, सेकेंड कैनाइन, थर्ड इज प्रीमोलर एंड फोर्थ इज मोलर। इंसाइजर टीथ होते हैं, उनके नंबर होते हैं 4। कैनाइन टीथ के नंबर होते हैं, इंसाइजर होते हैं 8, कैनाइन होते हैं 4, प्रीमोलर होते हैं 8 और मोलर होते हैं 12। और इंसाइजर जो टीथ होते हैं उनका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है नेविंग का। किसका, नेविंग का। नेविंग का मीन्स होता है कुतरना। तो जो रैबिट होते हैं, रेट होते हैं, उनके अंदर ही क्या इंसाइजर टीथ क्या होते हैं, ज़्यादा डेवलप होते हैं। और कैनाइन टीथ जो होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या हो गया, टीयरिंग एंड सीयरिंग का, टीयरिंग एंड सीयरिंग। इट मीन्स फूड को चीरने फाड़ने का काम करते हैं, इसलिए कैनाइन टीथ जो होते हैं वो कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर ज़्यादा डेवलप होते हैं।
क्योंकि कार्निवोरस एनिमल क्या करते हैं, टीयरिंग एंड शेयरिंग का वर्क ज़्यादा रहता है, इसलिए उनके अंदर कैनाइन टीथ मोर डेवलप होते हैं। इसके अलावा रैबिट के अंदर कैनाइन टीथ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जहाँ पर कैनाइन टीथ एब्सेंट होते हैं रैबिट के अंदर, उस जगह पर एक कैविटी होती है, गड्ढा होता है, इसको हम बोलते हैं डायस्टेमा। क्या बोलते हैं, डायस्टेमा। ठीक है बेटा। फिर आता है प्रीमोलर। प्रीमोलर एंड मोलर दोनों का मेन सेम फंक्शन रहता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को चबाने का काम होता है, इसलिए हम इन दोनों का फंक्शन हम बोल सकते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। और प्रीमोलर नंबर्स में 8 होते हैं, मोलर 12 होते हैं। इनमें से कुछ टीथ मोनोफाइडोंट होते हैं, कुछ टीथ डाइफाइडोंट होते हैं और पॉलीफाइडोंट होते हैं। ये हम पूरा टीथ की स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे उसके अंदर पूरा पढ़ेंगे। टीथ फॉर्मूला क्या होता है और कौन कौन से पार्ट होते हैं टीथ के, किस तरह से वो वर्किंग करते हैं। इसके बाद चलते हैं माउथ के अंदर टीथ के द्वारा क्या हुआ, फूड की कटिंग हुई। कटिंग होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर या फिर किसी भी मैमल्स की बॉडी के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है। उसके अंदर टाइलिन एंजाइम होता है, वो स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो माउथ के अंदर जो डाइजेशन होता है वो किस तरह से होता है, देखिए सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे अब। सलाइवरी ग्लैंड, और सलाइवरी ग्लैंड जो होती है मैमल्स में 4 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की, 4 टाइप्स की। फर्स्ट इज इंफ्रा ऑर्बिटल, सेकेंड पैरोटिड, थर्ड इज सबमैक्सिलरी एंड फोर्थ इज सबलिंगुअल। तो देखिए 4 टाइप के मैमल्स के अंदर पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। फर्स्ट इज इंफ्रा ऑर्बिटल। मैमल्स के अंदर इंफ्रा ऑर्बिटल जो होती है वो आई ऑर्बिट होते हैं, आई ऑर्बिट के नीचे प्रेजेंट होती है। ये नंबर में 2 होती है, इट मीन्स 1 पेयर बोल सकते हैं हम। और ह्यूमन बीइंग के अंदर इंफ्रा ऑर्बिटल एब्सेंट होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सी सलाइवरी ग्लैंड है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर एब्सेंट होती है, वो होती है इंफ्रा ऑर्बिटल। सेकेंड आती है पैरोटिड ग्लैंड। देखिए पैरोटिड ग्लैंड ये वाली जो ईयर ऑर्बिट्स होते हैं, कान जो ईयर होते हैं ईयर के नीचे की तरफ होती है, और ये भी नंबर में 2 होती है। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो भी पैरोटिड ग्लैंड होती है। और टाइलिन एंजाइम का सिक्रेशन, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम का सिक्रेशन कौन करता है, पैरोटिड ग्लैंड करती है। सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो होती है यहाँ पर देखिए लोअर जा, जो अपर जा और लोअर जा होते हैं इनके जंक्शन पे प्रेजेंट होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जो कि सलाइवा का सिक्रेशन करती है। ये भी नंबर में कितनी होती है, 2 होती है, इट मीन्स 1 पेयर। सबलिंगुअल ग्लैंड जो हमारी टंग होती है, जस्ट टंग के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, और सबलिंगुअल भी कितनी होती है, नंबर में 2 होती है, इट मीन्स 1 पेयर बोल सकते हैं। तो ये 4 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड्स थी जो मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इनमें से इंफ्रा ऑर्बिटल जो होती है ह्यूमन में एब्सेंट होती है। इट मीन्स 3 सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, और सभी के नंबर्स होते हैं 2, इट मीन्स 1 पेयर प्रेजेंट होती है। अब देखिए अब माउथ के अंदर सलाइवा सीक्रेट होगा, सलाइवा के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको फूड को एक तरह से मिक्सअप किया जाएगा। तो अब सलाइवा के बारे में पढ़ते हैं। सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेशन किसका होगा, सलाइवा का। और सलाइवा के अंदर देखिए कंपोजिशन की बात करें सलाइवा का, तो इसके अंदर वाटर जो होता है वो 99.5% होता है। इसके अलावा इसके अंदर टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम के अलावा थायोसाइनेट एंड लाइसोजाइम एंजाइम होता है। इसके अलावा IgA एंटीबॉडी होती है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, कुछ आयंस होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम। तो ये सलाइवा का कंपोजिशन होता है। इतनी सारी चीज़ें हमारे सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए गए सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होती है। तो वाटर क्या करता है, फूड को
सेमी सॉलिड टाइप में बनाएगा। और टाइलिन एंजाइम का मेन फंक्शन हो गया स्टार्च का डाइजेशन करना। तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन करता है। किसका? स्टार्च का। और स्टार्च को किस में बदलेगा? डाइसेक्राइड, इट मीन्स माल्टोज के अंदर इसको चेंज कर देता है। तो सबसे पहले हमारे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तीनों कंपोनेंट्स में से माउथ के अंदर फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। वो भी किसका होता है? स्टार्च का। तो हम जो गेहूँ खाते हैं, व्हीट लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च का डाइजेशन होता है और स्टार्च को किसमें चेंज करता है? माल्टोज के अंदर। कौन? टाइलिन एंजाइम चेंज करता है। इसके अलावा थायोसाइनेट एंड लाइसोजाइम एंजाइम होता है। ये क्या काम करते हैं? ये मेनली फूड के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। तो इस तरह से माउथ में जो फूड बनेगा उस फूड को हम बोलते हैं बोलस। क्या बोला जाता है? बोलस बोला जाता है। और बोलस फूड बाद में कहाँ पर जाता है? ईसोफेगस के अंदर जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो पार्ट होते हैं, डोर्सल और वेंट्रल। जो यहाँ पर कैविटी आ रही है ईसोफेगस, एक फूड पाइप भी बोला जाता है। ये तो डोर्सल कैविटी होगी। और एक पीछे की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर जाती है, ट्रेकिया वाला पार्ट होता है, वो वेंट्रल पार्ट हो गया। तो यहाँ पर जो फूड माउथ से कहाँ पर आएगा? ईसोफेगस के अंदर आएगा। अब ईसोफेगस के अंदर फूड आता है तो वैसे तो ईसोफेगस के अंदर किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता, बट ईसोफेगस के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो एक मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फूड आता है ईसोफेगस के अंदर, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को बोलते हैं हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का मीन्स क्या होता है? देखिए, ये ईसोफेगस है। जैसे यहाँ पर फूड आएगा तो यहाँ पर फूड आने के बाद क्या होगा? ईसोफेगस की ऊपर वाली जो वॉल है, इस वॉल में तो क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। और नीचे वाली जो वॉल होती है उसमें क्या आएगा? रिलैक्सेशन आएगा, जिससे फूड क्या होगा? नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। फिर जैसे यहाँ पर फूड आएगा तो यहाँ वाली वॉल के अंदर क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। और नीचे वाली वॉल में क्या आ जाएगा? रिलैक्सेशन आ जाएगा। इससे फूड क्या होगा? एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। और फिर फूड कहाँ पर आएगा? स्टमक के अंदर। तो जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आता है तो स्टमक के अंदर यहाँ पर जी सेल्स प्रेजेंट होती है। फूड का स्टमक में आने के बाद जी सेल से टच होती है। जी सेल से टच होती है, देखो स्टमक के अंदर कौन सी सेल्स होती है? जी सेल्स। जी सेल्स क्या करती है? गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन। और गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करते ही गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो क्या करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। किसको? गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। उसके अंदर एससीएल एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एससीएल होता है, वो क्या काम करता है? फूड का डाइजेशन करने का काम करता है। हमारा जो स्टमक होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं कार्डियक। कौन सा? कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट यहाँ पर होता है। और कार्डियक किससे जुड़ा होता है? ऊपर की तरफ ईसोफेगस से। तो ईसोफेगस और कार्डियक पार्ट के बीच में एक स्फिंक्टर भी होता है। इस स्फिंक्टर को बोलते हैं यहाँ पर हम कार्डियक स्फिंक्टर। तो मेनली जो स्टमक होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज कार्डियक, सेकेंड फंडिक, थर्ड बॉडी और 4 पाइलोरिक। तो ये वाला पार्ट कार्डियक हो गया, यहाँ पर कार्डियक स्फिंक्टर हो गया। बाकी ये यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं फंडिक पार्ट। और इसके अलावा पाइलोरिक पार्ट यहाँ वाला पार्ट होता है। और जो मेन पार्ट है बीच के अंदर, वो होता है बॉडी। पाइलोरिक पार्ट जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट से। और स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूडेनम, ये पाइलोरिक पार्ट के बीच में भी एक स्फिंक्टर होता है, वो उसका नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर का मेन फंक्शन होता है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकना। तो यहाँ पर वो रोके रखता है, जब तक पूरा फूड का डाइजेशन नहीं हो जाता तब तक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर नहीं करता है। तो जैसे ही गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, और गैस्ट्रिक जूस के द्वारा क्या सिक्रेट किया जाता है? उसके अंदर वाटर होता है 99.5%।
HCl होता है 0.2 से 0.3% और इसकी pH जो होती है वो 1.5 से 2.5। इट मीन्स हाईली एसिडिक होती है। तो एसिडिक होगा तभी तो फूड के इनडिफ्यूजिबल जो सब्सटेंसेज है वो सिंपल्स और सब्सटेंसेज के अंदर क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। अब जैसे ही स्टमक के अंदर फूड आता है तो पेप्सिनोजन जो होता है वो HCl के कांटेक्ट में आते ही किस में चेंज हो जाता है? पेप्सिन के अंदर, क्योंकि पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहता है। तो जैसे ही HCl सीक्रेट होगा तो पेप्सिनोजन किसके द्वारा? HCl के द्वारा किस में चेंज हो जाएगा? पेप्सिन के अंदर। और जो प्रोरेनिन है वो भी HCl की प्रेजेंस में आकर किस में चेंज हो जाएगा? रेनिन के अंदर। और अब पेप्सिन है वो तो क्या करेगा? अब इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ गया तो पेप्सिन तो किसका? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। और रेनिन किसका करेगा? मिल्क का डाइजेशन करेगा। और फिर आता है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज, और गैस्ट्रिक लाइपेज किसका करता है? फैट का डाइजेशन करता है। तो इस तरह से स्टमक के अंदर प्रोटीन और फैट का डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, HCl का सिक्रेशन करने वाली सेल्स का नाम बताइए। तो वो होता है ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स जो होती है वो HCl का सिक्रेशन करती है। अब इसके बाद जितना फूड का डाइजेशन हो गया वो फूड कहाँ पर एंटर करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में आएगा? ड्यूडेनम पार्ट में। अब क्वेश्चन आता है ड्यूडेनम पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, क्यों? क्योंकि ड्यूडेनम वाले पार्ट से ही क्या जुड़ा रहता है? एक तरफ पैंक्रियाज जुड़ी रहेगी और दूसरी तरफ लीवर जुड़ा रहता है। लीवर के द्वारा क्या होता है? बाइल जूस का सिक्रेशन होता है, और बाइल जूस क्या करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। एंड पैंक्रियाज के द्वारा पैंक्रेटिक जूस का सिक्रेशन होता है। और बाइल जूस का मेन फंक्शन हो गया इस जो स्टमक से जो फूड आता है उसकी एसिडिटी को क्या करना? कम करना। क्योंकि स्टमक के अंदर क्या होती है? HCl के द्वारा एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, pH कम हो जाएगा। यहाँ पर उस pH को बढ़ाना, इट मीन्स बेसिसिटी प्रोड्यूस करना, ये किसका फंक्शन होता है? गॉल ब्लैडर के द्वारा या लीवर के द्वारा जो बाइल जूस का सिक्रेशन होता है वो होता है। क्योंकि जब तक यहाँ पर फूड बेसिक नेचर में नहीं आएगा तब तक पैंक्रियाज के द्वारा जो पैंक्रेटिक जूस का सिक्रेशन किया जाता है वो यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा। तो उसके बाद जैसे एक्टिव फॉर्म आता है तो पैंक्रेटिक जूस के द्वारा जो प्रोटीन है, फैट है और हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उनका डाइजेशन किया जाता है। और गॉल ब्लैडर के द्वारा या लीवर के द्वारा जो बाइल जूस सिक्रेट होता है उसके द्वारा क्या होता है? फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ड्यूडेनम पार्ट के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होता है और जेजुनम पार्ट के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों? क्योंकि जेजुनम पार्ट के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज कर देते हैं और उससे क्या होता है? फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होता है? जेजुनम पार्ट के अंदर। तो ये वाला जो पार्ट है ये जेजुनम है, ऊपर वाला ये पार्ट ड्यूडेनम, और फिर उसके बाद फूड आएगा इलियम के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट बताए थे, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और उसके बाद फूड आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज सिक्कम। यहाँ पर देखिए सिक्कम। सिक्कम पार्ट हमारे अंदर डेवलप नहीं होता क्योंकि सिक्कम के अंदर जो सेलुलोज का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो हमारे अंदर होते नहीं है। जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होते हैं, इसलिए सिक्कम हमारा कम डेवलप होता है। सिक्कम के नीचे देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स जो होता है हमारे लिए किसी काम की नहीं, वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्योंकि हम सेलुलोज नहीं लेते हैं इसलिए सेलुलोज एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये अपेंडिक्स मोर डेवलप होती है क्योंकि वो सेलुलोज का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स उनके अंदर ज़्यादा होते हैं। अब सिक्कम के बाद में फूड आता है कोलन के अंदर, और कोलन के जो होते हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं। देखिए कोलन के 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट जो है इसको हम बोलेंगे असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन। और सेकंड पार्ट ये वाला दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलन। एंड थर्ड पार्ट इज डिसेंडिंग कोलन।
डिसेंडिंग कोलन, और फोर्थ पार्ट जो है ये वाला, इसको हम बोलेंगे सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर या कोलन के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर कोलन, क्योंकि कोलन के 4 पार्ट हो गए, इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो गया, सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद फूड आएगा रेक्टम के अंदर, और रेक्टम के बाद वो एनस के अंदर क्या होगा, स्टोर रहेगा, और एनस के द्वारा उसको बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक इसका ओवरव्यू था डाइजेस्ट सिस्टम का। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, उसके अलावा लीवर और पैंक्रियाज की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू, बने रहिए। का जो पार्ट पढ़ रहे थे एनिमल फिजियोलॉजी, उसके अंदर पहला लेक्चर जो हमने पढ़ा था डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में, उसका ओवरव्यू पढ़ा था, कौन कौन से डाइजेस्ट सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। उसके बाद सेकंड लेक्चर के अंदर आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ एंड टंग के बारे में। तो सबसे पहले आइए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ टीथ क्या कहते हैं। तो टीथ जो होते हैं हम जानते हैं माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और हमारे जबड़े के अंदर क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, जाग के अंदर एम्बेडेड होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो टीथ होते हैं वो एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन होते हैं। इट मीन्स जो टीथ होते हैं वो 2 ओरिजिन होता है, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, दोनों से होता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन। क्योंकि टीथ का जो इनेमल पार्ट होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, और डेंटिन पार्ट जो होता है वो होता है मीजोडर्मल ओरिजिन, इसलिए हम टीथ को बोलते हैं एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन। हमारे टीथ जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं किसके अंदर, जाग के अंदर। तो अपर जा जो अटैच होता है वो किससे होता है, मैक्सिला बोन से। ऊपर वाला जा है वो ऊपर की तरफ, दोनों तरफ मैक्सिला बोन है, तो मैक्सिला बोन से अपर जा क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, अटैच होता है। और लोअर जा किससे अटैच होता है, मैंडिबल बोन से। ये ध्यान रखना, अपर जा तो किससे, मैक्सिला बोन से, और लोअर जा मैंडिबल बोन से। और लोअर जा जो होता है वो मूवेबल होता है, और अपर जा क्या होता है, हमारा फिक्स होता है। फिर देखिए टीथ जो होता है उसको हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। टीथ के जो स्ट्रक्चर है उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। जो ऊपर की तरफ निकला हुआ पार्ट है, बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है, इसको हम बोलेंगे क्राउन। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको बाहर की तरफ निकला हुआ, इसको बोलेंगे क्राउन। सेकंड पार्ट होता है नेक। नेक जो होता है वो एक तरह से गम्स के अंदर, जो मसूड़े होते हैं, गम्स होते हैं, उनके अंदर एम्बेडेड होता है, इसको बोलते हैं हम नेक। थर्ड पार्ट होता है रूट। रूट जो होता है वो हमारी जा बोन होती है, सॉकेट होते हैं, इन सॉकेट के अंदर, जैसे ये है तो ये सॉकेट के अंदर फिट जो होगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, रूट वाला पार्ट कहलाएगा। तो 3 पार्ट हो गए, फर्स्ट इज क्राउन, नेक एंड रूट। जो आपको बाहर से दिखाई देते हैं टीथ के पार्ट वो कौन से होते हैं, क्राउन, और जो जबड़े होते हैं या फिर गम्स बोल सकते हैं, मसूड़े, उनके अंदर दसा हुआ पार्ट होता है, एम्बेडेड पार्ट होता है, ये होता है नेक। और जो जा बोन के अंदर, जबड़ों के अंदर दसे हुए पार्ट होते हैं, ये होता है रूट। देखिए ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है क्राउन पार्ट होता है, और क्राउन पार्ट के ऊपर एक कवरिंग होती है। वो कवरिंग किसकी होती है, इनेमल की। और इनेमल के बारे में हम जानते हैं, इनेमल जो होता है वो एनिमल किंगडम में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, मैग्नीशियम, कुछ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके द्वारा बना होता है, इसलिए इनेमल जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। तो क्राउन पार्ट के ऊपर किसकी कवरिंग रहती है, इनेमल की। देखिए इनेमल इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, अभी बताया था मैंने, इनेमल क्या होता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, और किसके द्वारा, एमिलोब्लास्ट सेल्स के द्वारा इनेमल को सीक्रेट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि इनेमल का ओरिजिन तो एक्टोडर्मल हो गया, और सीक्रेट किससे होता है, इनेमल जो कैल्शियम फॉस्फेट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो किसके द्वारा सीक्रेट होते हैं, एमिलोब्लास्ट सेल्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। फिर इनेमल के जस्ट नीचे की तरफ जो पार्ट दिख रहा है आपको, देखिए ये ऊपर वाला पार्ट हो गया इनेमल पार्ट, इसके जस्ट नीचे की तरफ ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं डेंटिन। और डेंटिन पार्ट जो होता है वो होता है मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्म से इसका ओरिजिन होता है। और डेंटिन पार्ट ही क्या होता है, मेन पार्ट ऑफ द टीथ, टीथ का मेन पार्ट ही होता है। फिर देखिए डेंटिन के नीचे की तरफ जो एक कैविटी सी दिखाई दे रही है, ये वाली कैविटी, इस कैविटी को हम बोलते हैं पल्प कैविटी। क्या बोला जाता है, पल्प कैविटी।
और पल्प कैविटी एक तरह से जो कैविटी है इसके अंदर देखिए, यहाँ से ये जो कैविटी दिख रही है यहाँ से, इस कैविटी के अंदर यहाँ पर एक पोर होता है, इस पोर को हम बोलते हैं एपिकल फोरामन। और इसी कैविटी के अंदर यहाँ से ब्लड वेसल्स और नर्व कैपिलरीज की सप्लाई होती है, जिसके द्वारा हमारा जो टीथ होते हैं उन टीथ को ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह वो कहाँ से मिलता है, इसी एपिकल फोरामन से, पल्प कैविटी के थ्रू। इसी को हम रूट कैनाल भी बोलते हैं। कैनाल जैसे दिख रही है स्ट्रक्चर, ये रूट कैनाल, ये पल्प कैविटी होगी। और यहाँ से एपिकल फोरामन से नीचे वाले पार्ट से रूट जो टीथ है उसको ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है और न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है। ओडोंटो सबसे इंपॉर्टेंट सेल, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ पल्प कैविटी। ये जो पल्प कैविटी है इसकी जो लाइनिंग है वो कौन से सेल्स के द्वारा बनाई जाती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल। तो दो इंपॉर्टेंट सेल्स होगी, एक एमिलोब्लास्ट सेल्स जो क्या काम करती है, सीक्रेट करती किसका, एनिमल का, और दूसरी पल्प कैविटी की लाइनिंग जो बनाती है वो कौन सी बनाती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा बनाती है। और नीचे की तरफ ये जा बोन के अंदर क्या होता है, एम्बेडेड होते हैं, यहाँ से हमारे टीथ को क्या मिलती है, न्यूट्रिशन मिलती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं ह्यूमन के अंदर और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ ह्यूमन बीइंग के अंदर 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। फर्स्ट इज इंसाइजर। इंसाइजर टीथ जो होते हैं वो आगे वाले टीथ होते हैं और नंबर में कितने होते हैं, 8 इन नंबर में कितने होते हैं, 8 इन। और इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है नेविंग का। नेविंग का मतलब होता है कुतरना। तो रैबिट हुआ, रेट हुआ, इसके अंदर जो इंसाइजर टीथ होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो नेविंग करने के अंदर ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इंसाइजर टीथ कितने होते हैं, नंबर में 8 होते हैं, आगे वाले टीथ होते हैं, और फंक्शन क्या हो गया, नेविंग। सेकेंड बात करते हैं कैनाइन टीथ की। कैनाइन टीथ होते हैं, ये नंबर में कितने होते हैं, 4 इन नंबर। और इनका फंक्शन क्या हो गया, इनका फंक्शन हो गया एक तरह से चीरना फाड़ना फूड को, मतलब टीयरिंग एंड शेयरिंग ऑफ फूड। और जो कैनाइन टीथ होते हैं वो चीरने फाड़ने, टीयरिंग एंड शेयरिंग के अंदर ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, कैनाइन टीथ आर मोर डेवलप इन कार्निवोरस एनिमल, मोर डेवलप इन कार्निवोरस एनिमल। किसके अंदर, कार्निवोरस एनिमल, जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनके अंदर ये ज़्यादा डेवलप होते हैं। इसके अलावा रैबिट के अंदर ये टीथ, कैनाइन टीथ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इट मीन्स अपन बोल सकते हैं एब्सेंट इन रैबिट, एब्सेंट इन रैबिट के अंदर एब्सेंट होते हैं। और जहाँ पर ये एब्सेंट होते हैं कैनाइन टीथ, वहाँ पर एक कैविटी होती है, उस कैविटी को हम बोलते हैं डायस्टेमा। क्या बोला जाता है, डायस्टेमा। किसके अंदर, रैबिट के अंदर। रैबिट के अंदर जहाँ पर कैनाइन टीथ एब्सेंट होते हैं उस जगह पर एक कैविटी होती है, उस कैविटी को बोला जाता है डेंटाइन। फिर देखिए थर्ड जो होता है वो होते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर टीथ होते हैं, नंबर में कितने होते हैं, 8 इन नंबर में कितने हो गए, 8। इनका फंक्शन हो गया मैस्टिकेशन ऑफ फूड को चबाने का काम करते हैं। और फोर्थ हो गए मोलर टीथ, ये नंबर में कितने होते हैं, 12 इन नंबर में कितने होते हैं, 12। इनका फंक्शन भी हो गया मैस्टिकेशन। इट मीन्स अपन बोल सकते हैं मोलर और प्रीमोलर दोनों का फंक्शन क्या हो गया, मैस्टिकेशन ऑफ फूड का मैस्टिकेशन करना, फूड को चबाने का काम कौन करते हैं, प्रीमोलर एंड मोलर। अब देखिए इंसाइजर, कैनाइन और प्रीमोलर,
ये जो टीथ होते हैं इंसाइजर, कैनाइन और लास्ट मोलर जो होता है, या प्री मोलर बोल सकते हैं, आगे वाले दो जो मोलर होते हैं इंसाइजर, कैनाइन और दो मोलर, ये क्या होते हैं लाइफ में 2 टाइम आते हैं। इसलिए इन टीथ को हम क्या बोलते हैं, चिकटी मिल्क टीथ बोले जाते हैं। मिल्क वाले टीथ होते हैं, सबसे पहले जो टीथ आते हैं वो ये आते हैं इंसाइजर, कैनाइन और आगे वाले 2 मोलर। और प्री मोलर और लास्ट मोलर जो होते हैं वो सबसे बाद में आते हैं, ज़िंदगी के अंदर एक ही बार आते हैं, इसलिए इनको मोनोफाइडोन टीथ भी बोला जाता है। अब देखिए टोटल नंबर काउंट करें तो 8 तो हो गए इंसाइजर, 4 कैनाइन, 8 ये और 12 और 8 कितने हो गए 20 और 12 कितने हो गए 32। इट मीन्स ह्यूमन बीइंग के अंदर टीथ कितने होते हैं 32। अब बात करते हैं हम डेंटल फॉर्मूला की कि 17 ईयर ओल्ड चाइल्ड के अंदर, एडल्ट के अंदर और रैबिट के अंदर डेंटल फॉर्मूला क्या होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इनकी नंबर्स क्या होती है और उनका डेंटल फॉर्मूला। तो आइए इसके बाद देखते हैं हम डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला देखिए, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अपन बात करें चाइल्ड की, छोटे बच्चे की बात करते हैं, फिर बात करेंगे 17 ईयर्स की, एडल्ट की और रैबिट की, इन चारों की बात करेंगे। तो इसके अंदर जो चाइल्ड के अंदर जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2102 इंटू 2 करेंगे। देखिए इंसाइजर 2 हो गए, ये मैं एक जा की बात कर रहा हूँ, एक साइड के जा की, तो ऊपर 2 नीचे 2, 2 2 4 हो गए, इस तरफ भी 4 होंगे तो कितने हो जाएंगे 8 और 4 ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 12 और 12 और 8 ये हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 20। तो एक चाइल्ड के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर कितने टीथ होते हैं 20 टीथ होते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही वो 17 ईयर्स का बच्चा होता है उसके बाद उसके अंदर जो आगे वाले 2 प्री मोलर टीथ होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो एक जा हाफ जाके भी हाफ 1/4 जाके अंदर 2 प्री मोलर आ जाते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे हाफ 4 जा हो गए, नीचे ऊपर वाले जबड़े के अंदर मिला के 8 टीथ और आ जाएंगे। इट मीन्स टोटल कितने हो जाएंगे 17 ईयर के अंदर 28। तो देखिए 2 इंसाइजर 2 अपॉन 1 ये 2 और ये भी 2 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएंगे 28। ऊपर नीचे इट मीन्स में हाफ जा की बात कर रहा हूँ, हाफ जा में ऊपर 2, हाफ जा में नीचे, तो 2 और 2 4 इधर हो गए तो 4 भी इधर हो जाएंगे। तो 17 ईयर्स के बच्चे के अंदर कितने होते हैं 28 टीथ होते हैं। एडल्ट की बात करें तो इंसाइजर 2/2 और प्रीमोलर 2/2 और मोलर कितने हो जाएंगे 3 इंटू 2, तो ये हो जाएंगे 32 टीथ। तो 2123 अपॉन 2123 ये किसका डेंटल फॉर्मूला था, एडल्ट ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, फिर बात करते हैं हम रैबिट की। रैबिट का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2033 अपॉन 1023। ये कितने हो गए 2/3 1 3 और 3 कितने हो गए 6 और 10 16 और 12 कितने हो गए 28। इट मीन्स रैबिट के अंदर जो टीथ होते हैं वो कितने होते हैं 28 टीथ होते हैं। तो रैबिट के अंदर देख लो, आप काउंट कर लो ना, 2 और 1 3 और 5 8 और 6 कितने हो गए 14 इंटू 2 कितने हो गए 20। तो रैबिट के अंदर टीथ होता है 28। यहाँ पर देखिए मैंने अभी बताया था आपको कैनाइन टीथ जो होते हैं वो रैबिट के अंदर एब्सेंट होते हैं, तो मैंने क्या करा कैनाइन टीथ को कितना शो किया 0/0। तो कैनाइन टीथ के अंदर रैबिट के अंदर कैनाइन टीथ क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, वहाँ पर एक कैविटी होती है, उस कैविटी को हम बोलते हैं डायस्टेमा। समझे। अब बात करेंगे हम जो टाइप्स ऑफ टीथ तो बात कर ली, उसके बाद हम बात करेंगे किस किस तरह के टीथ होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग अपीयरेंस इन लाइफ, पोजीशन फ्रॉम जा, उसके बेस पर बात करेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ टीथ, फर्स्ट बात करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस इन लाइफ।
अपीयरेंस इन लाइफ। अपीयरेंस इन लाइफ के बेस पर 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज मोनोफायोडोंट, सेकंड डाइफायोडोंट और थर्ड इज पोलीफायोडोंट। पोलीफायोडोंट। मोनोफायोडोंट कौन से होंगे? ऐसे टीथ जो पूरी लाइफ के अंदर केवल एक ही बार आते हैं। अपीयरेंस इन लाइफ ओनली वंस टाइम, वन ए टाइम। तो मोनोफायोडोंट कौन से होंगे? प्रीमोलर एंड लास्ट मोलर। ये जो टीथ होते हैं वो एक ही बार आते हैं, इसलिए इनके नंबर कितने हो जाएंगे? प्री मोलर और लास्ट मोलर भी बताया था। प्री मोलर कितने होंगे? 2 × 2 तो कितने हो? 2 2 4 4 8। और लास्ट मोलर कितने हो गए? 1 तो 1 × 4 कितने हो जाएंगे? 4 तो कितने हो गए? 8 और 4 12। तो इनकी नंबर्स होगी 12। इट मीन्स अपन बोल सकते हैं मोनोफायोडोंट टीथ कितने होते हैं? 12। डाइफायोडोंट टीथ जो लाइफ के अंदर 2 टाइम आते हैं, 2 बार आते हैं, ये कौन से होते हैं? इंसाइजर, कैनाइन एंड मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, मोलर। इंसाइजर कितने हो गए? 2 × 4 कितने हो गए? 8। कैनाइन 1 × 4 4 और मोलर 2 × 4 कितने होंगे? 8। तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। 12 और 8 20। तो ये नंबर में कितने हो गए? 20। तो डाइफायोडोंट जो 2 बार आते हैं वो कितने हो जाएंगे? 20। पोलीफायोडोंट जो लाइफ के अंदर बार बार आते हैं, टूटे फिर आगे, टूटे फिर आगे, तो इसको बोलते हैं पोलीफायोडोंट। फिश एंड एम्फीबियन के अंदर कौन से टीथ होते हैं? पोलीफायोडोंट होते हैं। ठीक है। सेकंड बात करेंगे अपन। फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस लाइफ, सेकंड पोजीशन फ्रॉम जा, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन फ्रॉम जा। पोजीशन फ्रॉम जा के बेस पर ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज थिकोडोंट, सेकंड प्लूरोडोंट एंड थर्ड होता है एक्रोडोंट। एक्रोडोंट, थिकोडोंट, प्लूरोडोंट, एक्रोडोंट। थिकोडोंट टीथ कौन से होते हैं? ऐसे टीथ जो पूरी तरह से जा बोन के अंदर क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। उन टीथ को हम बोलते हैं थिकोडोंट। थिकोडोंट टीथ होते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर मान लो एंड क्रोकोडाइल के अंदर, थिकोडोंट हो गया। सेकेंड टीथ प्लूरोडोंट, ऐसे टीथ जो जा बोन के लेटरल साइड से अटैच होते हैं, वो लेटरल साइड से, उन टीथ को बोलते हैं प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट किसके अंदर हो गए? रेप्टाइल्स के अंदर जो होते हैं वो प्लूरोडोंट टीथ होते हैं। एक्रोडोंट जो होते हैं वो जा बोन के बेसल पार्ट के ऊपर क्या होते हैं? अटैच होते हैं, केवल एम्बेडेड नहीं होते हैं, ना लेटरल पार्ट लेटरल साइड में होते हैं, केवल बेसल पार्ट के ऊपर क्या होते हैं? अटैच होते हैं। ये उनको बोलते हैं एक्रोडोंट। तो फिशेज एंड एम्फीबियंस के अंदर कैसे टीथ होते हैं? एक्रोडोंट टाइप के। ठीक है। और थर्ड जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसके बेस पर टीथ 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज होमोफायोडोंट और सेकंड इज हेट्रोफायोडोंट। हेट्रोफायोडोंट। तो होमोफायोडोंट कौन से होते हैं? ऐसे टीथ जो सारे के सारे टीथ एक ही तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप के नहीं होते। जैसे इंसाइजर, कैनाइन होते हैं ना, तो टाइप्स नहीं होते उनके, एक ही टाइप के टीथ होंगे, स्ट्रक्चर एक जैसी होगी, फंक्शन उनका सबका एक होगा, उनको बोलेंगे होमोफायोडोंट। तो होमोफायोडोंट किसके अंदर होते हैं? फिशेज एंड एम्फीबियंस के अंदर होमोफायोडोंट एक ही तरह के टीथ प्रेजेंट होते हैं, एम्फीबियंस। और हेट्रोफायोडोंट जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इस टाइप के टीथ होते हैं, इन टीथ को बोलते हैं हम हेट्रोफायोडोंट। इन टीथ को बोलते हैं हेट्रोफायोडोंट। इसके बाद हम करेंगे डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर टंग के बारे में। अभी हमने टीथ पढ़ा था, टीथ के बाद टंग देखिए। टंग की एक्चुअल में होता क्या है? टंग जो है
अपन लिख सकते हैं कि टंग इज ए मस्कुलर फ्लैट फ्लैशी एंड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। टंग जो होती है ओरल कैविटी के अंदर, हमारे बकल कैविटी के अंदर एक फ्लैट लाइक और मस्कुलर फ्लैशी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं टंग। हमारे टंग का जो एंटीरियर पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज एंटीरियर पार्ट। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एंटीरियर एंड इज फ्री एंड posterior end attached to hyoid bone। कौन सी बोन? हायोड बोन। इट मीन्स अपन कि जो एंटीरियर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये तरफ दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट तो क्या होता है? फ्री होता है। और पीछे की तरफ जो पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट, ये जो पार्ट होता है वो एक बोन से अटैच होता है। इस बोन को हम बोलते हैं हायोड बोन। अब बात करते हैं वेंट्रल पार्ट की, कि जो टंग का नीचे वाला वेंट्रल पार्ट है, जो वेंट्रल पार्ट है वो एक तरह से ओरल कैविटी की जो रूफ होती है, बकल कैविटी रूफ होती है, उससे अटैच होता है एक मस्कुलर लिगामेंट के द्वारा। उस लिगामेंट को हम बोलते हैं फ्रेनुलम लिंग्वी। क्या बोला जाता है? फ्रेनुलम लिंग्वी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो टंग का वेंट्रल पार्ट, नीचे वाला पार्ट जो होता है वो मस्कुलर लिगामेंट के द्वारा ओरल कैविटी से जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम लिंग्वी। और डोर्सल सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, या टेस्ट रिसेप्टर बोल सकते हैं। टेस्ट फॉर्म के अंदर, टेस्ट बर्ड की फॉर्म में इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जो टंग है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। ऊपर वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, जो हायोड बोन की तरफ है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम फेरेंजियल पार्ट बोलते हैं, फेरिंग्स की तरफ होता है। ये टोटल जो टंग होती है उसका 1/3 पार्ट होता है, ठीक ना? 1/3 पार्ट होता है। और दूसरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं ओरल पार्ट। जो आगे की तरफ बकल कैविटी के अंदर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओरल पार्ट। और ओरल पार्ट जो होता है वो 2/3 पार्ट होता है। और फेरेंजियल पार्ट और ओरल पार्ट जो होता है वो एक सल्कस, वी शेप के सल्कस के द्वारा डिवाइडेड होता है, इसको हम बोलते हैं सल्की टर्मिनस। सल्की टर्मिनस के द्वारा ये दोनों पार्ट में डिवाइड करता है। अब बात करते हैं मसल्स ऑफ टंग। टंग के अंदर दो टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है। मसल्स की बात करते हैं तो देखो, मसल्स ऑफ टंग। टंग के अंदर दो तरह की मसल्स होती है। फर्स्ट इज एक्सट्रिंसिक मसल एंड सेकेंड इज इंट्रिंसिक मसल्स। एक्सट्रिंसिक मसल्स जो होती है वो काम में हेल्प करती है, हमारी जो टंग होती है उसको आउट, बाहर की तरफ माउथ से बाहर लाने में और माउथ के अंदर ले जाने के अंदर हेल्प करती है। वो कौन सी? एक्सट्रिंसिक मसल्स काम करती है। और इंट्रिंसिक मसल जो करती है वो हमारी टंग की शेप को चेंज करने के अंदर, शेप अगर शेप किस तरह की चेंज करनी है तो शेप चेंज करने के अंदर इंट्रिंसिक मसल क्या करती है? हेल्प करती है। तो दो तरह की मसल्स अच्छी तरह समझ आएगा। फर्स्ट मसल इज एक्सट्रिंसिक मसल्स। It is help in the tongue outward and inward help in the, and intrinsic muscles help in the change the shape of the tongue। अब बात करते हैं कि जो टंग है उसकी डोर्सल सरफेस है। डोर्सल सरफेस के ऊपर कुछ पेपिला प्रेजेंट होते हैं, मेनली 4 टाइप के पेपिला प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, ऑन द dorsal surface of tongue four types of papilla are present। 4 टाइप के पेपिला प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट पेपिला की बात करें तो देखिए, फंगीफॉर्म पेपिला, ये टेस्ट बर्ड का काम करते हैं, बर्ड रिसेप्टर भी बोलते हैं इनको। फर्स्ट इज फंगीफॉर्म पेपिला। तो फर्स्ट लिखते हैं हम फंगीफॉर्म पेपिला। फंगीफॉर्म पेपिला जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं? पिंक कलर के अंदर होते हैं। और जो हमारी जो टंग है उसका एंटीरियर पार्ट है टिप के ऊपर ये ज़्यादा
प्रेजेंट होते हैं। तो फंगीफॉर्म पैपिला कहाँ पर होते हैं? टिप के ऊपर ज्यादा होते हैं, पिंक कलर के अंदर होते हैं। सेकंड है फिलीफॉर्म पैपिला, सेकंड इज फिलीफॉर्म पैपिला। फिलीफॉर्म पैपिला जो होते हैं वो एक्चुअली व्हाइट कलर के होते हैं और सेंटर पार्ट के अंदर ही ज्यादा होता है, सेंटर वाले पार्ट के अंदर, जो टेस्ट के बारे में पता लगाते हैं। और थर्ड जो होते हैं वो होते हैं सर्कमवैलेंट पैपिला। ये वाला सर्कमवैलेंट पैपिला, सर्कमवैलेंट पैपिला जो होता है वो सल्कस टर्मिनलिस के पास में प्रेजेंट होते हैं और ये शेप साइज के अंदर क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। तो थर्ड लिख सकते हैं हम सर्कमवैलेंट पैपिला, सर्कमवैलेंट पैपिला, सर्कमवैलेंट पैपिला प्रेजेंट near the sulcus terminalis, it is large in size, साइज के अंदर क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और फोर्थ बात करते हैं फोलिएट पैपिला। फोर्थ कौन सा है? फोलिएट पैपिला। फोलिएट पैपिला, ये फोलिएट पैपिला जो होता है ह्यूमन के अंदर ये वेस्टिजियल होता है। इट मींस अपन लिख सकते हैं वेस्टिजियल इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जबकि रैबिट वगैरह होते हैं उसके अंदर ज्यादा डेवलप होते हैं। और पिछड़ा जो पार्ट था हायोइड बोन से जुड़ा हुआ था वो इसके ऊपर लिंगुअल टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं पिछड़ा पार्ट के ऊपर, जिसको हम फेरेंजियल पार्ट भी बोलते हैं। और अब आता है फंक्शन ऑफ द टीथ। देखिए फंक्शन ऑफ टीथ, टीथ के क्या फंक्शन ऑफ टंग, टंग के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? पहला फंक्शन जो होता है वो टेस्ट के बारे में पता लगाना। दूसरा फंक्शन हो सकता है हमारा जो फूड होता है उसको सलाइवा के साथ मिक्स करना। इट मींस फर्स्ट फंक्शन रिसेप्टेंस अबाउट acceptance about the knowledge about टेस्ट, टेस्ट के बारे में पता करना। दूसरा मिक्स फूड विथ सलाइवा, सलाइवा के साथ फूड को क्या करना? मिक्स करना। थर्ड हो सकता है जो हमारे टंग के अंदर, जो टीथ के अंदर कुछ फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं उनको निकालने के अंदर हेल्प करता है। और यहाँ पर फूड को मिक्स करने के बाद जो फूड होगा वो किस में जाएगा? फूड पाइप के अंदर जाएगा, इसोफेगस के अंदर जाएगा। यहाँ पर माउथ के अंदर इसको सलाइवा के साथ मिक्स करने के बाद सलाइवा सेक्रेशन होता है। अब सलाइवा से मिक्स हो गया था, उस फूड को हम बोलेंगे बोलस। कौन सा फूड बोलेंगे? बोलस फूड। और बोलस फूड कहाँ पर जाएगा? इसोफेगस के अंदर जाएगा। कहाँ से? फेरिंग्स से होता हुआ। तो फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं। जो फेरिंग्स में, क्योंकि हमने बताया था कि जैसे ही ओरल कैविटी जो होती है वो एंड होती है, उसके बाद फेरिंग्स वाला पार्ट आता है और 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। एक तो ट्रेकिया वाला पार्ट होता है और एक होता है इसोफेगस वाला पार्ट। ट्रेकिया वाला पार्ट आगे की तरफ होता है। ट्रेकिया वाले पार्ट के ऊपर जो वो होता है इसको हम बोलते हैं, या ढक्कन जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोटिस। और इसोफेगस वाले जो पार्ट, ये ट्रेकिया वाला पार्ट हो गया। और इसोफेगस वाला जो पार्ट होता है, इसोफेगस वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं गुलेट। जो इसका ओपन होता है गुलेट। इट मींस अपन बोल सकते हैं कि 2 ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, 2 फूड पाइप ऐसे होती है। पीछे की तरफ ट्रेकिया होता है डोर्सल सरफेस पर, और वेंट्रल साइड में कौन सा होता है? इसोफेगस होता है। फूड जो ट्रेकिया होता है वो तो कहाँ पर हो गया? वेंट्रल सरफेस के ऊपर, और डोर्सल सरफेस के ऊपर क्या हो गया? इसोफेगस हो गया। तो इसोफेगस का ऊपर वाला जो वॉल होगा यहाँ पर इसको बोलते हैं गुलेट, और यहाँ पर हो गया ग्लोटिस। तो अब देखिए ये ग्लोटिस और गुलेट, ये दोनों पार्ट के ऊपर, यहाँ पर दोनों के ऊपर एक तरह से डायग्राम को अपन ऐसा बना देते हैं। ये हो गया ग्लोटिस। अब देखिए ये वाला ट्रेकिया पार्ट हो गया जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाएगा। ये इसोफेगस हो गया जो फूड पाइप स्टमक के अंदर जाएगा। यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस।
क्या बोला जाता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करते हैं, जब हम फूड लेते हैं तब ये इस ट्रेकिया ग्लोटिस के ऊपर क्या करती है, गिर जाती है और इसको ढक के रखती है, क्योंकि फूड पार्टिकल्स ट्रेकिया के अंदर नहीं जाए। और जिस टाइम रेस्पिरेशन करते हैं वो बुलेट को ढक लेती है, तो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो इसोफेगस के अंदर नहीं जाए। तो एपिग्लोटिस का मेन फंक्शन हो गया प्रिवेंट द फूड पार्टिकल एंटर इनटू द ट्रेकिया, तो ट्रेकिया में जाने से उसको बचाता है। अब यहाँ पर जो फेरिंग्स होती है ऊपर की तरफ, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो नोज की तरफ होती है उसको बोलते हैं नेसोफेरिंग्स, और जो माउथ की तरफ होगी वो ओरोफेरिंग्स, और जो लैरिंग्स वाले पार्ट की तरफ होगी उसको बोलेंगे लैरिंगोफेरिंग्स। और फूड उसके बाद जाएगा इसोफेगस के अंदर, और इसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते हैं। और उसके अंदर जो एक तरह से कल बताया था पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट भी होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के द्वारा फूड किसके अंदर जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। उसके बाद अगले के अंदर हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। थैंक यू। हम इससे पहले पढ़ रहे थे एनिमल फिजियोलॉजी, इट मीन्स जूलॉजी का जो पार्ट है एनिमल फिजियोलॉजी, उसके अंदर फर्स्ट के अंदर डाइजेस्ट सिस्टम का ओवरव्यू पढ़ा था। उसके बाद सेकंड लेक्चर के अंदर टीथ और टंग के बारे में पढ़ा था। आज हम थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर जो डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट है, मेन पार्ट स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, स्टमक जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी होती है, उसके लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। और स्टमक जो होता है वो वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल का क्या होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है। और ये एक स्ट्रक्चर ऐसी होती है, स्मूथ मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक जो होता है फ्लैट मस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है एक तरह से। जब फूड रहता है इसके अंदर तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जिस टाइम पर एम्प्टी कंडीशन के अंदर होता है, तो इन एम्प्टी कंडीशन स्टोमक इज जे शेप्ड। कैसा होता है, जे शेप्ड के अंदर होता है एम्प्टी कंडीशन के अंदर। बाकी जब फूड रहता है तब ये बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे हम, वाइडेस्ट पार्ट होता है इसके पार्ट्स की। तो पार्ट्स ऑफ स्टमक, देखिए पार्ट्स ऑफ स्टमक के जो पार्ट होते हैं वो 4 टाइप के पार्ट होते हैं। फर्स्ट है कार्डियक पार्ट, ये जस्ट इसोफेगस है, इसोफेगस से जस्ट नीचे की तरफ स्टमक का जो फर्स्ट पार्ट है जो इसोफेगस से अटैच है, ये वाला पार्ट होता है, इसके नेम होता है कार्डियक। तो फर्स्ट पार्ट होता है कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट जो है वो इसोफेगस से टच होता है। सेकेंड पार्ट फंडिक पार्ट होता है, जो स्टमक की वॉल के पास होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं फंडिक पार्ट। सेकेंड पार्ट इज फंडिक। थर्ड पार्ट होता है बॉडी, जो मेन पार्ट होता है जिसके अंदर मेन डाइजेशन होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी। तो ये थर्ड पार्ट है, ये है बॉडी। थर्ड पार्ट इज बॉडी। फोर्थ पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ होता है, ड्यूडेनम की तरफ होता है, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पार्ट होता है पाइलोरिक पार्ट। तो 4 पार्ट हो गए, कार्डियक, फंडिक, बॉडिक एंड पाइलोरिक। 4 पार्ट स्टमक के होते हैं। इन्हीं 4 पार्ट्स के अंदर ही क्या होता है, फूड का पूरी तरह से डाइजेशन होता है। और इसके अंदर 2 स्पिंक्टर होते हैं स्टमक के अंदर, या ओरिफिस भी बोल सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पिंक्टर, टाइप्स ऑफ स्पिंक्टर। फर्स्ट जो होता है स्पिंक्टर होता है, उसका नेम होता है कार्डियक स्पिंक्टर। कौन सा, कार्डियक स्पिंक्टर। देखिए फर्स्ट पार्ट इज स्पिंक्टर इज कार्डियक स्पिंक्टर। कार्डियक स्पिंक्टर जो होता है वो इसोफेगस और स्टमक के बीच में, जहाँ ये कनेक्टिव पार्ट होता है स्टमक एंड इसोफेगस का, उस पार्ट के ऊपर ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये होता है कार्डियक स्पिंक्टर, जो क्या करता है, फूड को इसोफेगस से स्टमक में आने देता है, पर स्टमक से वापस इसोफेगस के अंदर जाने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। सेकेंड पार्ट होता है पाइलोरिक स्पिंक्टर। सेकेंड स्पिंक्टर है पाइलोरिक स्पिंक्टर, पाइलोरिक स्पिंक्टर।
पाइलोरी स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन द ड्यूडेनम एंड स्टमक। जहाँ पर ड्यूडेनम एंड स्टमक का कनेक्टिव पार्ट होता है उस जगह पर स्फिंक्टर कौन सा होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट होने के बाद जितना एंजाइम्स के द्वारा जितना डाइजेस्ट होगा उसको आफ्टर डाइजेशन ये फूड को कहाँ पर जाने देगा? ड्यूडेनम के अंदर, और ड्यूडेनम से वापस आना नहीं देता किसके अंदर? स्टमक के अंदर, वहाँ पर प्रिवेंट करता है। तो ये फंक्शन होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर का। अब देखिए जो स्टमक होता है इसकी जो वॉल होती है उसके अंदर एपिथेलियम टिश्यू होता है। एपिथेलियम टिश्यू के इन्वेजिनेशन से कुछ ट्यूबुलर ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है। उन ट्यूबुलर ग्लैंड्स को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। स्टमक के एपिथेलियम टिश्यू में इन्वेजिनेशन होने से कुछ ट्यूबुलर लाइक ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है। उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोला जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर ह्यूमन के अंदर 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। कितने टाइप की? 4 टाइप्स। 4 टाइप ऑफ सेल्स present in gastric glands। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, स्टमक का के जो एपिथेलियम पार्ट है उसके इन्वेजिनेशन से ट्यूब लाइक ट्यूबुलर ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है। उन ट्यूबुलर ग्लैंड्स को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट सेल है पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल्स, इनको हम जाइमोजन सेल्स भी बोला जाता है। पेप्टिक सेल्स एंड जाइमोजन सेल्स। पेप्टिक सेल एंड जाइमोजन सेल जो होती है वो एपिथेलियम के बेसल पार्ट पर प्रेजेंट होती है और इनके द्वारा कुछ एंजाइम्स का सेक्रेशन किया जाता है। वो एंजाइम्स है पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड गैस्ट्रिक एमाइलेज। ये 4 टाइप के एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है किसके द्वारा? पेप्टिक सेल्स और जाइमोजन सेल्स के द्वारा। पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक एमाइलेज। पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन ये दोनों क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं। और गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो फैट का डाइजेशन करता है, उसको ग्लिसरॉल में चेंज करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। और गैस्ट्रिक एमाइलेज जो होता है वो हाईली एसिडिक कंडीशन के कारण क्या होता है? इनएक्टिव हो जाता है। देखो कैसे होता है इनएक्टिव। सेकेंड सेल्स जो होती है उनका नेम होता है ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स, और इसको पैराइटल सेल्स भी बोला जाता है। ऑक्जेंटिक सेल्स एंड पैराइटल सेल्स। तो ऑक्जेंटिक सेल्स एंड पैराइटल सेल्स जो होती है वो एक्चुअली क्या करती है? HCl का सिक्रेशन करती है। जो स्टमक के अंदर पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स होती है वो HCl का सिक्रेशन करती है। अब जैसे ही HCl का सिक्रेशन होगा तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये HCl के साथ रिएक्ट करके पेप्सिनोजन तो किस में चल जाएगा? पेप्सिन में। और प्रोरेनिन किस में हो जाएगा? रेनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो पेप्सिनोजन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हुआ था वो किसका? प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। और प्रोरेनिन रेनिन के अंदर कन्वर्ट होता है, वो मिल्क का डाइजेशन करता है, मिल्क को कर्ड के अंदर चेंज करता है। चाइल्डहुड कंडीशन के अंदर रेनिन ज़्यादा एक्टिव होता है, जबकि एडल्ट फेज के अंदर मिल्क का डाइजेशन नहीं होता, वहाँ पर रेनिन क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वो फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट करता है। एंड गैस्ट्रिक एमाइलेज जो होता है यहाँ पर HCl की ज़्यादा एसिडिटी के कारण, कंसंट्रेशन के कारण गैस्ट्रिक एमाइलेज जो होता है वो क्या होता है? इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है। फिर थर्ड सेल्स देखिए, म्यूकस सेल्स, इनको हम गोबलेट सेल्स भी बोलते हैं। ये जो स्टमक के अंदर एपिथेलियल टिश्यू होता है उसकी पूरी बेसल लेयर के ऊपर प्रेजेंट होती है म्यूकस सेल और गोबलेट सेल्स। म्यूकस सेल एंड गोबलेट सेल्स किसका सिक्रेशन करती है? म्यूकस का। और म्यूकस एक तरह से क्या करता है? जो फूड होता है उसको सॉफ्ट बनाने का काम करता है, उसके अंदर मॉइस्चर प्रोवाइड कराने का काम करता है।
और फोर्थ सेल जो होती है वो होती है एंडोक्राइन सेल्स। एंडोक्राइन सेल्स होती है, ये 4 टाइप की सेल्स होती है। एंडोक्राइन सेल्स जो होती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के बेसल पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है। वहाँ से ये सेल्स आगे चलकर 3 सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट होती है। देखिए, फर्स्ट सेल जो होती है वो है डी सेल्स, सेकेंड सेल जो होती है वो ईसी सेल्स, इट मीन्स एंटेरोक्राइनिन सेल्स, एंटेरोक्राइनिन सेल। और थर्ड सेल जो होती है वो होती है जी सेल्स, थर्ड सेल इज जी सेल। अब तीनों का अलग अलग फंक्शन है। डी सेल्स जो है वो किसका सिक्रेशन करती है? सोमेटोस्टेटिन का। जी सेल सीक्रेट सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर या स्टमक के अंदर दूसरे हार्मोन्स के सिक्रेशन को क्या करता है? प्रोहिबिट करता है, रोकने का काम करता है। और ईसी सेल जो एंटेरोक्राइनिन सेल्स होती है ये 2 तरह के हार्मोन का सिक्रेशन करती है, एक तो सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। सेरोटोनिन जो होता है वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर का मीन्स जो वेसल्स होती है उसके डायमीटर को कॉन्स्ट्रक्ट करने का। जैसे देखिए, ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है, मतलब इसका जो डायमीटर है वो क्या कर देती है? कम कर देती है। तो ज़्यादा ब्लड का जब लॉस लग जाती है तो ज़्यादा क्लोटिंग के टाइम ये क्या करता है? सेरोटोनिन ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है, जिससे ज़्यादा ब्लड का लॉस नहीं हो। हिस्टामिन जो होता है वो वेजो डायलेटर का काम करती है। हिस्टामिन जो है वेजो डायलेटर। वेजो डायलेटर जो होता है वो ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर होता है उसको डायलेट करने का काम करती है, डायमीटर को इंक्रीज करती है। तो हिस्टामिन इज ए वेजो डायलेटर एंड सेरोटोनिन इज ए वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। इसके अलावा जी सेल्स होती है। जी सेल्स जो होती है वो गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करती है, और ये इंपॉर्टेंट डाइजेशन के अंदर है। गैस्ट्रिन जो होता है वो क्या करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उसको स्टिमुलेट करता है। और क्या सिक्रेशन करती गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? गैस्ट्रिक जूस का, गैस्ट्रिक जूस का। देखिए दोबारा समझिए, एंटेरोएंडोक्राइन गैस्ट्रिक ग्लैंड के बेसल पार्ट्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो आगे चलकर 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 सेल में डिफरेंशिएट होती है। फर्स्ट इज डी सेल। डी सेल क्या करती है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर अदर हार्मोन्स के सिक्रेशन को या अदर हार्मोन के रिलीज होने को क्या करता है? सप्रेस करता है, प्रोहिबिटेड करता है। सेकेंड ईसी सेल, एंटेरोक्राइनिन सेल्स। ईसी सेल्स सीक्रेट सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। सेरोटोनिन इज ए वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर, जो ब्लड वेसल्स को क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेगा। एंड हिस्टामिन इज ए वेजोडाइलेटर विच डायलेट्स द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स को क्या करता है? डायलेट्स करने का काम करता है। थर्ड इज जी सेल्स। जी सेल्स क्या करती है? गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करती है, और गैस्ट्रिन जो है वो क्या करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है। तो अब हम पढ़ते हैं गैस्ट्रिक जूस क्या होता है। तो देखिए, गैस्ट्रिक जूस वो होता है, इसका कंपोजिशन पढ़ते हैं, क्या क्या कंपोजिशन होते हैं इसके अंदर। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के अंदर वाटर होता है 99.5%, HCl होता है इसके अंदर 0.2 to 0.3%, जो इसकी pH होती है वो होती है 1.5 to 2.5। गैस्ट्रिक जूस की pH कितनी होती है? 1.5 to 2.5, क्योंकि HCl होता है 0.2 to 0.3%, इसलिए गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो हाईली क्या होता है? एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक होने के कारण गैस्ट्रिक एमाइलेज क्या होता है? इनएक्टिव हो जाता है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं, म्यूकस होता है। एंजाइम्स के अंदर बात करें हम, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज।
और एक होता है म्यूकस, जो गॉबलेट सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है म्यूकस। अब देखिए, वाटर जो है 99.5% होता है। HCl मैंने बताया था अभी पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है और इसकी pH होती है 1.5 to 2.5। इट मीन्स गैस्ट्रिक जूस क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा। इसके अलावा कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो पेप्टिक सेल के द्वारा एंजाइम बताए थे, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड गैस्ट्रिक एमाइलेज। अब इनका फंक्शन क्या होता है, देखो अभी मैंने बताया था कि जी सेल्स के द्वारा क्या होता है, गैस्ट्रिन सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे किसका सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस का। अब गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होगा तो इसके अंदर ये एंजाइम्स है वो किस तरह से फूड का डाइजेशन करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, पेप्सिनोजन जो है वो HCl की प्रेजेंस के अंदर किस में चेंज हो जाएगा, पेप्सिन के अंदर। और पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में चेंज कर देगा। किसके अंदर, पेप्टाइड्स में। कौन, पेप्सिन। यहाँ पर जैसे ही पेप्सिनोजन जो होता है वो सीक्रेट होता है किसके द्वारा, पेप्टिक सेल्स के द्वारा। तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है और पेप्सिनोजन जो होता है वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, पेप्टिक सेल्स के द्वारा। तो पेप्टिक सेल्स के द्वारा जब सीक्रेट होता है तो पेप्सिनोजन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है और ये HCl की प्रेजेंस में आकर क्या हो जाता है, एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाता है, एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट। अब क्या होता है, जो पेप्सिन है, ये जो पेप्सिन है वो क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है और प्रोटीन को किस में, लार्ज पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, लार्ज पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा सेकंड जो है वो भी क्या है, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन क्या करता है, HCl की प्रेजेंस में ये भी रेनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और रेनिन जो है वो एक तरह से मिल्क को किस में चेंज कर देता है, कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। चाइल्डहुड के अंदर ज़्यादा एक्टिव होता है रेनिन एंजाइम जो कि मिल्क का डाइजेशन करता है और एडल्ट कंडीशन के अंदर ये इनएक्टिव हो जाता है। और मिल्क के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन होती है जो सॉल्युबल इन वाटर होती है। ठीक है, इसके बाद देखो गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वो क्या काम करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज ये करेगा फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर चेंज कर देता है। फैट, गैस्ट्रिक लाइपेज जो है, गैस्ट्रिक लाइपेज फैट को फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो मेन यहाँ पर देखिए, जैसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में, HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन किस में आ जाता है, पेप्सिन में चेंज हो जाता है जो एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अब ये पेप्सिन एंजाइम है वो क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। प्रोटीन जो होता है उसको पेप्टाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और सेकंड जो है प्रोरेनिन, प्रोरेनिन भी इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है। तो जैसे ही HCl की प्रेजेंस में ये आता है तो रेनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और रेनिन जो होता है वो मिल्क, वो कर्ड के अंदर चेंज करता है। चाइल्डहुड कंडीशन के अंदर रेनिन एंजाइम ज़्यादा एक्टिव होता है और एडल्ट कंडीशन के अंदर रेनिन क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। और इसके अंदर प्रोटीन कौन सी होती है, कैसिन प्रोटीन जो सॉल्युबल इन वाटर होती है। फिर गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज किसका, फैट का डाइजेशन करेगा, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो देखिए हमने पहले पढ़ा था माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवरी जूस का जो वो होता है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है, वो सलाइवा के अंदर टाइलिन एंजाइम होता है, वो स्टार्च का डाइजेशन करता है, उसको डाइसेक्राइड के अंदर माल्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज के अंदर कन्वर्ट करता है। स्टमक के अंदर स्टार्च का डाइजेशन नहीं होता, स्टमक के अंदर प्रोटीन और फैट का डाइजेशन होता है। इट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होता है वो भी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा। सबसे पहले पॉलीसेक्राइड जो डाइसेक्राइड में चेंज होगा, डाइसेक्राइड के बाद मोनोसेक्राइड के अंदर चेंज होगा। अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग डाइजेशन होता है। प्रोटीन जो होता है वो लार्ज पेप्टाइड के अंदर चेंज होता है, पेप्टाइड से वो एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, वो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। थर्ड होता है फैट, फैट यहाँ पर फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो गया
उसके बाद वो छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर चेंज होता है। तो फैट का फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट होना, इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसको बोला जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और यहाँ तक जो डाइजेशन था वो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का हुआ। उसके बाद जो डाइजेशन होगा वो कहाँ पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। हमने पढ़ा था कि जो बकल कैविटी के अंदर फूड होता है, उस फूड को डाइजेस्ट होने के बाद वो इसोफेगस में आएगा। उस फूड को हमने क्या बोला था? बोलस। क्या बोला था? बोलस। तो बोलस फूड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट आता है? इसोफेगस से स्टमक के अंदर। और इसोफेगस के बारे में बताया था हमने, किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता, ये फूड पाइप का काम करती है और इसके अंदर एक मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब जो फूड है जो यहाँ पर स्टमक के अंदर आता है आफ्टर डाइजेशन, ऐसा फूड जो कि ड्यूडेनम के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाने के लिए रेडी रहता है, उस फूड को हम बोलते हैं काइम। क्या बोला जाता है? काइम। ऐसा फूड जो स्टमक से आफ्टर डाइजेशन ड्यूडेनम के अंदर जाता है, ड्यूडेनम के अंदर जाने के लिए रेडी रहता है, उस फूड को बोलते हैं काइम। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर और पेंक्रियाज के द्वारा कौन से एंजाइम होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में। डाइजेस्ट सिस्टम का इससे पहले हमने पढ़ा था स्टमक के बारे में, स्टमक के कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, उनके द्वारा डाइजेशन कैसे होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड में पहला 3 तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती है। फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड, जिनका हमने पहले लेक्चर के अंदर बात की थी, और सेकंड होता है लीवर एंड थर्ड इज पेंक्रियास। तो आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में कि एक्चुअली लीवर क्या होता है, लीवर में कौन कौन सी सेल्स होती है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है और कौन से एंजाइम्स का ये सिक्रेशन करती है। तो देखो, लीवर की सबसे पहले बात करें तो ओरिजिन जो होती है वो ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, मतलब मीजोडर्म से इसका ऑरिजिन होता है। फिर बात करते हैं हम वेट की। इसका जो वेट होता है वो होता है लगभग 1.5 kg। लीवर बोल दो, यकृत, जिगर, कलेजा, इसका वेट जो होता है वो होता है 1.5 kg, मतलब 1.5 किलोग्राम के आसपास। ओरिजिन कहाँ से होता है? मीजोडर्मल। अब इसकी बात करें कि ये जो होता है लीवर जो है वो दो तरह की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। जो लीवर जो होता है मिक्स ग्लैंड होती है, मतलब एंडोडर्म, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरह की। तो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। और लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है लीवर, जो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है। इसके बाद करें इसकी पोजीशन जो होती है वो हमारी एक तरह से जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में और डायाफ्राम के जस्ट नीचे की तरफ। तो देखिए ये डायाफ्राम दिख रहा है ऊपर की तरफ, इस डायाफ्राम के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। अब बात करते हैं कि लीवर जो होता है उसके 2 लॉब होते हैं, लीवर के 2 लॉब। ये देखिए ये वाला जो बड़ा लॉब दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं राइट लॉब ऑफ लीवर, राइट लॉब ऑफ लीवर। और ये वाला दिख रहा है ये होता है लेफ्ट लॉब। इट मीन्स अपन बोल सकते हैं कि लॉब जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक राइट लॉब जो होता है वो टोटल लीवर का 5/6 पार्ट होता है, बड़ा पार्ट होता है। और सेकंड होता है लेफ्ट लोब जो होता है वो 1/6 पार्ट होता है। ये राइट लोब और ये लेफ्ट लोब, दोनों लोब के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। और डायाफ्राम से जुड़ी हुई दोनों लोब को एक स्ट्रक्चर क्या करती, दोनों को अलग करती, डिस्टिंक्ट रखती है। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। एक लिगामेंट के द्वारा दोनों लोब जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, उस लिगामेंट को बोलते हैं फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। अब देखिए यहाँ पर कुछ डक्ट होती है जो दोनों लीवर के अंदर जाती है अलग अलग। यहाँ से ये वाली डक्ट जो दिख रही है ये इसको बोलेंगे हम
राइट हिपेटिक डक्ट। क्यों? क्योंकि राइट लोब के अंदर जा रही है। और ये वाली जो डक्ट है इसको हम कहेंगे लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, क्योंकि लेफ्ट लोब के अंदर जा रही है। तो राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, राइट हिपेटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपेटिक डक्ट दोनों कॉमन एक ही ट्यूब, एक ही डक्ट के अंदर ओपन होती है। इस डक्ट को हम बोलते हैं कॉमन हिपेटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन हिपेटिक डक्ट। अब देखिए, ये जो कॉमन हिपेटिक डक्ट है ये नीचे की तरफ आएगी। यहाँ से एक डक्ट जो है वो किसके अंदर ओपन होगी? गॉल ब्लैडर के अंदर। और गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन क्या हो गया? बाइल जूस का क्या करना? स्टोरेज करना। केवल स्टोरेज काम होता है, बाइल जूस का सिंथेसिस का काम कौन करता है? लीवर करता है। तो देखिए, एक डक्ट जो गॉल ब्लैडर के अंदर आ रही है उस डक्ट को हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोला जाता है? सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट के अंदर ओपन होती है, उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट। अब देखिए, जो कॉमन बाइल डक्ट है वो इसके, ये डुडेनम वाला पार्ट हो गया, डुडेनम जेजुनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डुडेनम पार्ट है, ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ये इसके पीछे से आ रही है और किस में ओपन होती है? ड्यूडेनम के अंदर। दोनों एक ही पोर के द्वारा, दोनों कौन? लीवर की कॉमन बाइल डक्ट एंड मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाज ग्लैंड की मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, दोनों कॉमन डक्ट के द्वारा किसके अंदर ओपन होती है? ड्यूडेनम पार्ट के अंदर। ड्यूडेनम पार्ट किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब देखिए, जहाँ पर ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जो ऊपर से आ रहा है कॉमन बाइल डक्ट, इसके नीचे से, इस कॉमन बाइल डक्ट के ऊपर एक स्फिंक्टर होता है जो कि कॉमन इसमें खुलता है पैंक्रियाटिक डक्ट वाली में। इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। क्या बोला जाता है? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ध्यान रखना, कॉमन बाइल डक्ट का ऐसा स्फिंक्टर जो किसके अंदर खुल रहा है? मेन हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो है इसके अंदर खुल रहा है, इसको बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन और ये किसके साथ मिलता है? मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलता है। तो यहाँ पर ये जो डक्ट दिखाई दे रही है आपको, ये डक्ट दोनों तरह की होगी, जिसके अंदर एक तो क्या ओपन हो रही है? मेन पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही है और एक कौन सी हो रही है? कॉमन बाइल डक्ट ओपन हो रही है। इस डक्ट को हम बोलते हैं हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे? हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट कौन सी हुई? जो कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों ओपन एक ही कॉमन डक्ट के अंदर होती है, उसको बोलते हैं हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट को हम एक और डक्ट नाम देते हैं इसका डक्टस कोलेडोकस। ये भी पूछा गया एग्जाम के अंदर, डक्टस कोलेडोकस। किसको? कॉमन बाइल डक्ट को डक्टस कोलेडोकस भी बोला गया। तो देखिए, अब हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो आगे किसके अंदर ओपन होती है? कॉमनली ड्यूडेनम के अंदर। और ड्यूडेनम के अंदर ओपन होती है, वहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये जो स्फिंक्टर है, इस स्फिंक्टर को हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या बोला जाता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। किसके ऊपर प्रेजेंट होता है? ये हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट के ऊपर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट होता है, जो कि एक तरह से रेगुलेट करता है हार्मोन्स का, एंजाइम्स का। और इसके आगे एक एम्फुला टाइप स्ट्रक्चर, एक स्वोलन स्ट्रक्चर होती है, जिसके द्वारा ये किसके अंदर? ड्यूडेनम के अंदर ओपन होता है। कौन? हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट। इसको, इस एम्फुला को बोलते हैं हम हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्फुला। हिपेटिक का मतलब होता है लीवर। तो हिपेटिक का मतलब लीवर से जो आ रही है वो हिपेटिक होगी और पैंक्रियाज से आ रही है वो पैंक्रियाटिक। तो इसलिए हम नाम दे देंगे हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला या हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट बोल देंगे इसको। तो डक्ट मतलब कॉमनली होगी, जिसमें हिपेटिक का मतलब लीवर भी आके इसमें ओपन हो रहा है और पैंक्रियाज में इसमें आके ओपन हो रही है, तो उसको बोल देंगे हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। और जो लीवर होता है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट वो होती है लोब्यूल। क्या बोलते हैं उसको? लोब्यूल। लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। तो
तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर के बारे में। लीवर की ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, उसके बारे में, उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती, कौन कौन सी, किस तरह से वो बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, और इसका मेन फंक्शन जो होता है वो लीवर का होता है बाइल जूस का सिक्रेशन करना, और गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन होता है बाइल जूस का स्टोरेज करना। तो अब हम बात करेंगे लीवर की ट्रांसफर सेक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे लीवर के ट्रांसफर सेक्शन के बारे में। नॉर्मली लीवर का जब हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो हमारे को किस तरह का लीवर दिखाई देता है। अभी हमने बताया था आपको लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। तो लीवर जो होता है, सबसे पहले बात करेंगे लोब्यूल के बारे में। किसके बारे में? लोब्यूल के बारे में, कि लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। तो देखिए, ये छोटे छोटे आपको ये जो पॉलीगोनल शेप के अंदर जो बहुत सारे लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल। और हिपैटिक लोब्यूल क्या होती है? लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो देखिए, ये जो लोब्यूल होते हैं वो फाइब्रस, इन लोब्यूल्स के ऊपर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। उस कवरिंग को हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन्स कैप्सूल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खूब बार आया हुआ है। ग्लिसन्स कैप्सूल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लीवर के अंदर। और लीवर की जो हेपेटिक लोब्यूल्स प्रेजेंट है, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, उनके ऊपर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। अब देखिए, इसके अंदर ये जो हिपैटिक लोब्यूल है वो रेडियल रो के अंदर प्रेजेंट है पूरे लीवर के अंदर। और रेडियल रो जो है वो किसकी है? हिपैटिक सेल्स की बनी हुई हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं, वो रेडियल फॉर्म के अंदर पूरे लीवर के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। और जहाँ जहाँ पर ये रेडियल रोज नहीं होती, वो रेडियल रो या तो एक होगी या दो होगी, तो 1 और 2 थिक रेडियल हिपैटिक सेल्स की रो होती है। इन रेडियल रोज के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस को हम बोलते हैं हिपैटिक साइनोसॉइड्स। ठीक है, ये जो रो दिखाई दे रही है, हिपैटिक रो दिखाई दे रही है, इन हिपैटिक रो को हम हिपैटिक कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैटिक कोड। हिपैटिक सेल्स की रेडियल रोज प्रेजेंट होती है, इन रो को हम बोलते हैं हिपैटिक कोड। और हिपैटिक कोड के बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को हम कहते हैं हिपैटिक साइनोसॉइड। क्या बोलते हैं? हिपैटिक साइनोसॉइड। हिपैटिक साइनोसॉइड के अंदर क्या होता है? ब्लड फिल होता है। इस पूरे जितने भी हिपैटिक साइनोसॉइड स्पेस दिख रहे हैं, इन स्पेस के अंदर ब्लड फिल रहता है। ब्लड कैपिलरीज जहाँ पर होती है, आर्टरी और वेन की इसके अंदर बहुत सारे आर्टरी वेन इसके अंदर आकर ओपन होती है, वो क्या करती है? ब्लड को फिल करती है। और इस हिपैटिक साइनोसॉइड्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, मैक्रोफेजेस सेल्स, उनको हम कहते हैं कूपर सेल। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट सेल्स हैं, कूपर सेल्स। क्या बोला जाता है? कूपर सेल्स। देखिए, ये स्पेशल टाइप की जो सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं कूपर सेल्स। कूपर सेल्स जो होती है, कूपर सेल्स जो होती है वो होती है फेगोसाइटिक इन नेचर। कैसी? फेगोसाइटिक इन नेचर। और फेगोसाइटिक का आप जानते हैं, जो भी लीवर के अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने का, फेगोसाइट का मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। तो कूपर सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हिपैटिक साइनोसॉइड्स के अंदर। इसका मेन फंक्शन क्या हुआ? हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करना। इसके अलावा हिपैटिक साइनोसॉइड्स के अंदर फैट स्टोरेज सेल्स भी होती है, फैट ग्लोब्यूल सेल्स होती है जो फैट का स्टोरेज रखती है। और इसके बाहर की तरफ देखिए, सबसे बाहर की तरफ हिपैटिक ग्लोब्यूल्स के ये हमारे को 3 तरह की सेल्स दिखाई दे रही है, जिसमें एक ये है हिपैटिक पोर्टल वेन, ये हिपैटिक आर्टरी और ये बाइल डक्ट।
बाइल डक्ट जो है वो क्या करेगी, बाइल जूस का सिक्रेशन करेगी। एल्कलाइन जूस होता है बाइल जूस का सिक्रेशन करेगी किसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर और उसके बाद ड्यूडेनम के अंदर। तो इसके लीवर के अंदर बाइल जूस का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, वो इन बाइल डक्ट के द्वारा क्या करती है, बाइल जूस का सिक्रेशन करती है। और दो अलग अलग है, हिपेटिक आर्टरी और हिपेटिक वेन। हिपेटिक का मतलब क्या होता है, लीवर, और उसके अंदर आने वाली जो आर्टरी है वो उसका क्या नाम हो जाएगा, हिपेटिक आर्टरी। जो कि हार्ट से जो आने वाला ब्लड है उसको हिपेटिक आर्टरी कहाँ पर लाती है, ब्लड को लीवर के अंदर। और लीवर के जो साइनोसॉइड है वहाँ पर ये हिपेटिक आर्टरी आगे आगे छोटे छोटे कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है और पूरे लीवर के अंदर आकर क्या होती है, ओपन होती है। उससे जितने भी हिपेटिक सेल्स है उसको क्या होगी, इससे ब्लड सप्लाई होगी। और जो दूसरी दिख रही है आपको हिपेटिक पोर्टल वैन, ये वैन जो है वो भी यहाँ से हर पर्टिकुलर जो सेल्स है, हिपेटिक सेल्स है, वहाँ आकर छोटी छोटी कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है, वेन्यूल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। और यहाँ से फैट का मेटाबॉलिज्म, फैट का डाइजेशन होने के बाद में या फूड का डाइजेशन होने के बाद में जो इम्प्योर ब्लड होता है उस इम्प्योर ब्लड को ये लेकर जाने का काम करती है हिपेटिक पोर्टल वेन। और आगे जाकर हिपेटिक पोर्टल वेन किसके अंदर ओपन होती है, ये सारी यहाँ से हिपेटिक पोर्टल वेन बहुत सारी एक साथ ओपन होती है और आगे जाके कॉमनली एक हिपेटिक वेन के द्वारा किसके अंदर, इन्फीरियर वेना कवा के अंदर क्या होती है, ओपन होती है। इन्फीरियर वेना कवा हम बताएंगे आगे भी आपको कि जो हार्ट होता है, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में एक सुपीरियर वेना कवा और एक होती है इन्फीरियर वेना कवा। सुपीरियर वेना कवा जो होती है बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लेकर आने का काम करती है। कौन सा, बॉडी के अपर पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लाती है। और इन्फीरियर वेना कवा बॉडी के निचले पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लाने का काम करती है। तो ये जो अब इम्प्योर ब्लड इसके अंदर आएगा तो वेना का वेन है जो है वो किसके अंदर आकर ओपन होगी, इन्फीरियर वेना कवा के अंदर आकर ओपन हो जाएगी। और इसके बीच वाला जो सेंटर पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल वेन। और सेंट्रल वेन के अंदर सारी वेन्स आकर यहाँ पर ओपन होती है और यहाँ से पर्टिकुलर एक एक सेल से क्या करती है, ब्लड को ऑब्टेन करती है और उसके बाद हिपेटिक पोर्टल वेन में लेकर जाती है। और हिपेटिक पोर्टल वेन कहाँ पर लेकर जाएगा, इन्फीरियर वेना कवा के अंदर। और यहाँ पर देखिए इसके अंदर 3 सेल्स आपको दिखाई दे रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टल ट्राइड भी बोला जाता है, पोर्टल ट्राइड बोला जाता है। तो इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर किसकी थी, लीवर का हमने ट्रांसफर सेक्शन काटा था, उसके अंदर इस तरह की सेल्स दिखाई दे रही है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो एक तो ग्लिसन्स कैप्सूल का आता है, हिपेटिक लोब्यूल के चारों तरफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। और दूसरा आता है कूफर सेल का। कूफर सेल जो होती है हिपेटिक साइनोसॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जहाँ पर ब्लड होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और कूफर सेल जो होती है वो फेगोसाइटिक नेचर, मैक्रोफेजेस सेल्स होती है, फेगोसाइटिक नेचर के अंदर होती है। तो हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं लीवर के अंदर उनको किल करने का काम करती है। तो इस तरह से आज हमारा था पूरा लीवर के बारे में। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लीवर के बारे में। तो लीवर सबसे इम्पोर्टेंट रोल ऑर्गन होता है और बहुत सारे इसके फंक्शंस होते हैं, इतने सारे फंक्शन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबका मेटाबॉलिज्म करता है। इसके अलावा हमारी जो बॉडी होती है, लीवर होता है, उसकी भी हेल्प करता है, दूसरे बैक्टीरिया जो होते हैं उनको भी किल करता है। तो देखिए क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज सिक्रेशन सिंथेसिस ऑफ बाइल। इट मीन्स क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। और बाइल जूस का कंपोजिशन लिखे तो इसके अंदर क्या होता है, H2O जो होता है वो 98% होता है। इसका pH जो होता है वो 8 होता है, मतलब एल्कलाइन pH होगा इसका। और इसके अंदर बाइल सॉल्ट होते हैं। बाइल सॉल्ट कौन कौन से होंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा हो गया इसके अंदर बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट भी 2 तरह के होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो होता है वो येलोविश कलर प्रोवाइड कराता है और बिलीरुबिन जो होता है वो ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है, ग्रीनिश कलर। इसके अलावा इसके अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल और लेसिथिन प्रोटीन। तो देखिए
वाटर 98% और pH इसका होता है 8, मतलब एल्केलाइन होता है। और बाइल जूस इज ए येलोविश ग्रीनिश कलर के अंदर एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर बाइल सॉल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, फैट के इमल्सिफिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं। किसके अंदर, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा फूड के अंदर या बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर कोई भी वो होते हैं हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं फूड के अंदर, उनको भी किल करने का काम करते हैं। फेगोसाइटिक नेचर का भी काम करते हैं। और बाइल सॉल्ट जो है वो सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, ये एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड कराते हैं किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। तो देखो क्या होता है, जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और वहाँ पर ही बाइल जूस का सिक्रेशन होगा, तो जब फूड स्टमक के अंदर रहता है तब वो किस नेचर के अंदर रहता है, एसिडिक नेचर के अंदर। क्यों, क्योंकि वहाँ पर HCl होता है, वो HCl एसिडिक नेचर के अंदर रहता है। तो अगर ये फूड एसिडिक नेचर के अंदर ही स्टमक के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, एसिडिक नेचर होने के कारण जो पैंक्रियाज के द्वारा पैंक्रेटिक जूस का सिक्रेशन होगा, वो पैंक्रेटिक एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो इसलिए बाइल सॉल्ट क्या करता है, एसिड जो HCl है उसको इनएक्टिव करता है। क्या करता है, इनएक्टिव करता है। इट मीन्स एसिडिटी क्या करता है, यहाँ पर रिमूव करता है। इसलिए बाइल सॉल्ट और सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से क्या हो जाएगा, एल्कलाइन नेचर हो जाएगी इसकी। और एल्कलाइन नेचर में ही जो पैंक्रेटिक जूस के एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं। बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन जो हमारे एक्सक्रीटरी मैटर होता है उसका कलर चेंज करने के अंदर हेल्प करते हैं, और ये एक तरह से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है फैट का पार्ट है, लेसिथिन एक प्रोटीन है। तो इस तरह से बाइल जूस क्या करता है, और बाइल जूस का सिक्रेशन करना लीवर का मेन फंक्शन है। और गोल ब्लैडर जो होता है वो बाइल जूस का क्या करता है, स्टोरेज करता है, न कि सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। सिंथेसिस एंड सिक्रेशन कौन करेगा, बाइल जूस का लीवर ही करेगा। सेकेंड आता है इसका फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना लीवर का मेन सेंटर होता है, लीवर। और ये 4 तरह से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। देखिए, फर्स्ट चीज़ है ग्लाइकोजेनेसिस, सेकेंड है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, थर्ड है ग्लूकोनियोजेनेसिस, और फोर्थ है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ध्यान से समझिए बेटा, इन चारों का बहुत अच्छा अर्थ है। देखिए, ग्लाइको का मीन्स हो गया ग्लाइकोजन, और जेनेसिस का मीन्स होता है फॉर्मेशन। इट मीन्स किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लाइकोजन का। और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन किससे होता है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज से तो ग्लाइकोजेनेसिस का मीन्स ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन के कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लाइकोजन, और लाइसिस का मीन्स होता है ब्रेक डाउन करना, टूटना। तो कौन टूट रहा है, ग्लाइकोजन टूट रहा है। ग्लाइकोजन टूट रहा है तो वो किसके अंदर, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा तो किसके अंदर चेंज होगा, ग्लूकोज के अंदर। तो ये हमारी बॉडी की नेचर होती है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ग्लूकोज हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन के अंदर चेंज हो जाता है, और ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाता है। जो इंसुलिन हार्मोन है वो भी तो ये करता है, ग्लूकोज को किस में चेंज करता है, ग्लाइकोजन के चेंज करता है। जब इंसुलिन की क्वांटिटी कम हो जाती है, पैंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होता है, उससे क्या होता है, डायबिटीज हो जाती है। फिर देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का तो फॉर्मेशन होगा, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन ग्लाइकोजन से नहीं होगा। किससे होगा, एमिनो एसिड और फैटी एसिड। एमिनो एसिड और फैटी एसिड से किसका फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का। उसको हम ये इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए।
एमिनो एसिड और फैटी एसिड से जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा उसको बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। और फिर ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा, पर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन यहाँ पर ग्लूकोज से नहीं होगा। इन इमरजेंसी कंडीशन के अंदर लैक्टिक एसिड से किसका फॉर्मेशन होगा? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन किससे होगा? लैक्टिक एसिड से होगा। इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। थर्ड फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फैट। फैट का स्टोरेज करता है कुछ क्वांटिटी के अंदर लीवर, और इमल्सिफिकेशन भी करता है फैट का। तो यहाँ पर देखिए, तो जो अल्कोहल के एडिक्शन वाले लोग होते हैं उसके अंदर क्या करता है, जब अल्कोहल लेते हैं तो लीवर के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या आ जाता है? फैट का डिपोजिशन हो जाता है। तो अल्कोहल लेने से अल्कोहल का होता है स्टमक से डायरेक्ट किसके अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाता है? लीवर के अंदर। अब लीवर के अंदर अल्कोहल एब्जॉर्प्शन हो गया तो अल्कोहल क्या करेगा? फैट का डिपोजिशन करेगा लीवर के अंदर। अब लीवर के अंदर ज़्यादा फैट का डिपोजिशन हो गया तो लीवर क्या होता है? डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब लीवर के अंदर जो हमने पढ़ी थी अभी हिपैटिक सेल्स होती है, वो हिपैटिक सेल्स इनएक्टिव हो जाती है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती। तो एक्स्ट्रा फैट के डिपोजिशन अल्कोहल के सेवन के कारण, अल्कोहल के एडिक्शन के कारण लीवर के अंदर फैटी लीवर हो जाता है, मतलब फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है, जिससे लीवर की हिपैटिक सेल्स वर्क करना कम कर देती है, इनएक्टिव हो जाती है, उससे लीवर डैमेज हो जाता है। तो अल्कोहल की वजह से अगर लीवर डैमेज होता है उस डिजीज़ को बोलते हैं अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। अल्कोहलिक, ये इम्पोर्टेंट टर्म है। अल्कोहल के एडिक्शन से फैटी लीवर डिजीज होती है, मतलब अल्कोहल के एडिक्शन से अगर हमारा लीवर डैमेज होता है उस डिजीज को बोलते हैं अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। फोर्थ फंक्शन में प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी करता है लीवर। कैसे? अभी हमने पढ़ा था पिछले इसके अंदर जस्ट जो ट्रांसफर सेक्शन था उसके अंदर, कि उसके अंदर जो कूफर सेल्स होती है वो क्या करती है? डेड ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया जो होती है हार्मफुल बैक्टीरिया उनको क्या करती है? किल करती है, और उससे ब्लड के प्यूरिफिकेशन के अंदर हेल्प करती है। सिंथेसिस ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन का सिंथेसिस भी कौन करता है? लीवर ही करता है। हिपेरिन क्या होता है? एक एंटीकोएगुलेंट, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है। नेचुरल एंटीकोएगुलेंट होता है। और एंटीकोएगुलेंट क्या होता है? ब्लड का क्लॉट नहीं बनने देता है। आपने देखा होगा जब हमारे चोट लगती है तब तो ब्लड का क्लॉट बनता है, पर हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अंदर, आर्टरी वेन के अंदर जब ब्लड का फ्लो होता है तब वहाँ पर ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है, क्योंकि वहाँ पर जो हिपेरिन होता है वो एंटीकोएगुलेंट का काम करता है। ब्लड जब हमारी आर्टरी और वेन के अंदर फ्लो होता है उस टाइम पर ब्लड का क्लॉट नहीं बनने देता है। कौन? हिपेरिन। नेक्स्ट देखिए, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का सिंथेसिस भी करता है। विटामिन ए जो होता है वो किससे आता है? बीटा कैरोटीन से आता है। एक पिगमेंट होता है ना बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन का प्रिकर्सर होता है विटामिन ए। तो जो जब हम फूड के अंदर बीटा कैरोटीन लेंगे पिगमेंट, तो बीटा कैरोटीन जैसे कैरेट से मिलता है, गाजर से मिलता है, तो गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है, तो बीटा कैरोटीन ये लीवर के अंदर जाता है और लीवर इस बीटा कैरोटीन को किस में चेंज कर देता है? विटामिन ए के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के, B12 है। ये विटामिन है, इनका स्टोर करके भी रखता है लीवर। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B12 का स्टोरेज भी करता है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, कुछ मिनरल्स का भी स्टोरेज करता है। जैसे कौन कौन से मिनरल्स हो गए? आयरन हो गया, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, कॉपर हो गया। इन कुछ मिनरल्स का क्या करता है? स्टोरेज भी रखता है। और इसके अंदर मेन सोर्स जो होता है, मेन स्टोरेज रखता है वो आयरन का रखता है, क्योंकि आयरन का स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। हमारे जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर आयरन होता है, तो उसके अंदर आयरन का क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। फिर डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मीन्स होगा हमारी बॉडी के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो गए फूड का मेटाबॉलिज्म के टाइम, फूड की डाइजेशन के टाइम, तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस के अंदर चेंज करना। टॉक्सिक सब्सटेंसेस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना, इसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन।
क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिक। मतलब हमारे फूड का जब डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिज्म होगा तो उस टाइम पर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेज का फॉर्मेशन हो जाता है। वो टॉक्सिक सब्सटेंसेज को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेज में कन्वर्ट करना, इसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है हीमोपोइसिस। नेक्स्ट फंक्शन है 10th वाला हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस का मीन्स होता है जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन होता है उस टाइम पर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस। तो जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन होता है उस टाइम रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि वो भी डेवलप होती रहती है। तो उस टाइम पर जो लीवर है वो क्या करता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करता है, इसी को हम बोलते हैं हीमोपोइसिस। नेक्स्ट 11th जो है वो है डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। तो देखो डीएमिनेशन का मीन्स होगा एमिनो एसिड का डीएमिनेट करना। तो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, अमोनिया के अंदर। ये भी काम लीवर ही करता है। अब अमोनिया, एमिनो एसिड अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब अमोनिया क्या है, एक हार्मफुल टॉक्सिक गैस है जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, टॉक्सिक है, हार्मफुल है। तो ये लीवर ही इस अमोनिया को किसके अंदर चेंज कर देता है, यूरिया के अंदर। यूरिया क्या है, अमोनिया के कंपैरिजन में लेस टॉक्सिक है। जब हम एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं यूरियोटेलिक, अमोनोटेलिक। तो अमोनोटेलिक एनिमल्स जो होते हैं वो पानी के अंदर रहने वाले होते हैं। तो वहाँ पर अमोनिया क्या होती है, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है और लेस टॉक्सिक हो जाती है। यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर अगर अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, उससे हमारी डेथ हो सकती है। तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है जो अमोनिया, उसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया के अंदर कन्वर्ट करता है। ये काम किसका होता है, लीवर का। और ये एक साइकिल के द्वारा कन्वर्जन होता है। उस साइकिल को हम बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। किसके द्वारा, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा अमोनिया किस में चेंज होता है, यूरिया के अंदर। इसलिए हम कौन से एनिमल कहलाते हैं, यूरियोटेलिक। मैमल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन का फॉर्मेशन। 12th है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, तो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स होती है, इनका फॉर्मेशन लीवर के द्वारा होता है। और ये दो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है जो हेल्प करती है किसके अंदर, ब्लड क्लोटिंग के अंदर। तो ब्लड क्लोटिंग के अंदर हेल्प कौन करती है, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। तो इसलिए प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का फॉर्मेशन होना भी जरूरी है, क्योंकि जब हमारे कोई चोट लगती है तो ब्लड बाहर निकलता है और ब्लड का क्लोट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस टाइम पर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या करती है, ब्लड का क्लोट बनाने में हेल्प करती है, जिसका फॉर्मेशन कौन करता है, सिंथेसिस कौन करता है, लीवर। तो ये मेन 12 जो 12 थे वो लीवर के मेन फंक्शन थे। तो आज हमने लीवर के पूरा उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी, उसके इंटरनल ट्रांसफर सेक्शन पढ़ा, फंक्शंस ऑफ लीवर पढ़े। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। थैंक यू।